मैं आई कम इन सर? मैं कम कृष्ण इन? मोहन गौतम, यस, आ जाइए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते, मैम। बैठ जाइए। मीरा जी, यस सर। परिचय दीजिए आपका। सर मेरा नाम मीरा पाव है। मैं अनूपपुर ज़िले की निवासी हूँ। मैंने विद्यालयीन शिक्षा शासकीय विद्यालय अपने गृह जिले से ही प्राप्त की। उसके बाद शासकीय महाराजा मार्तंड महाविद्यालय कोतमा जिला अनूपपुर से बीएससी बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से 2021 में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 2023 में मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है और मेरी हॉबी है जनजाति नृत्य करना। बहुत बढ़िया। मीरा बाई का एक भजन सुना दीजिए आप। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, कोई बात नहीं मैम। मीरा जी, यस मैम। आपके ही नाम से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट महिला हैं। यस मैम। कौन हैं? श्रीमती मीरा कौसाम्बी मैम हैं और उन्होंने नारीवादी विचारधारा थी उनकी। पॉलिटिकल सिस्टम में अच्छा, बात। सॉरी मैम। बाकी आपका जनजातीय नृत्य आपकी हॉबी रही है। Yes, ma'am. कौन सा जनजातीय नृत्य? मैम स्थानीय जो जैसे कर्मा, अगर ग्रुप डांस का अवसर है तो फिर कर्मा, और अन्यथा जो वैवाहिक कार्यक्रम में हमारे यहाँ किए जाते हैं उत्सवों में वो। उनमें डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस मैम जैसे जो ग्रुप्स में होती हैं और एक तो विशेष होती हैं जिनको नाम मिल चुके हैं, जैसे कर्मा है, सैला है, लेकिन जो हम लोग वैवाहिक स्तर पर या फिर उत्सव पर्व में करते हैं उनको ऐसा नाम नहीं है, बस वाद्य यंत्र के अकॉर्डिंग जैसा टोन बजता है। महिलाओं को क्यों इतना नृत्य के लिए जब बात की जाती है, महिलाओं पुरुष के प्रति क्यों स्टीरियोटाइपिंग होना स्टार्ट हो जाती है समाज में? नृत्य की जब बात होती है कि वो तो महिलाओं की तरह हाथ चला रहा है, पैर चला रहा है, ये स्टीरियोटाइपिंग क्यों? ऐसा नहीं है मैम, बस लोगों के देखने का नज़रिया अलग है। क्योंकि यदि मैं ट्राइबल डांस की बात करूं तो पुरुष महिलाएं साथ में करती हैं, साथ ही कुछ लोक नृत्य हैं जैसे कुछ मालवा आप में ऐसे ट्राइबल नृत्य बता सकती हैं जिसमें महिला और पुरुष दोनों मध्य प्रदेश के ट्राइबल हैं? यस, सैला नृत्य में दोनों डांस करते हैं, ग्रुप डांस सैला में, और कर्मा में भी कर्मा में वैसे विशेष महिलाएं ही करती हैं, लेकिन शामिल हो सकते हैं पुरुष भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महिलाएं ही करेंगी। जनजातीय महिलाओं के ऐसे कोई आप उदाहरण दे सकती हैं, ऐसे उनके किसी कार्य का उदाहरण दे सकती हैं जो आज की प्रेजेंट डे की जनजातीय महिलाओं से जो अलग महिला हैं वो उनसे प्रेरित हो सके? यस मैम। जनजातीय महिलाओं से यदि विशेष रूप से देखें तो उनके कला को लेकर के हो सकते हैं, प्रेरणा का स्रोत वो बन सकती है, क्योंकि आज वर्तमान में जो घरेलू कार्य हैं महिलाएं उसे बहुत कम आंकती हैं, जो जनरली जो शिक्षित वर्ग या अदर वर्ग की आती हैं। लेकिन जो जनजातीय महिलाएं हैं उन्होंने अपने घरेलू जीवन शैली को बहुत प्रसिद्ध किया। जैसे यदि गोंड पेंटिंग की बात है, बैगा पेंटिंग की बात है, तो वो मैम उनके घरेलू जो लाइफ स्टाइल होते हैं उससे रिलेटेड ही चित्रकारी उसमें की जाती है और आज वो विश्वविख्यात हैं। इसके अतिरिक्त जो मोटा अनाज भी है कृषि कार्य में, उसे भी अगर लोग कम आंकते हैं तो वह भी एक प्रेरणा का स्रोत है कि लहरी बाई जैसे महिला ने उसे विश्वविख्यात किया। ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा कोई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे जनजातीय वर्ग को आज प्रेजेंट वर्ग से जो है जोड़ा जा सके उनको? यस मैम, जनजातियों के लिए जैसे स्वरोजगार योजनाएं चल रही हैं उनके आर्थिक उत्थान के लिए, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, और शिक्षा के लिए आकांक्षा योजना, प्रतिभा योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, सीएम कौशल एवं कौशल्या योजना, ये सभी योजनाएं हैं जो उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए चल रहे हैं। थैंक यू। बेटा, चूँकि आप जनजातियों से संबंधित चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से जानते हो तो हम भी आपको उसी में पूछ लेते हैं, है ना? ठीक रहेगा? गांधी जी ने जनजातियों से संबंधित क्या अवधारणा दी थी? मैं बहुत अच्छा
अच्छे से तो नहीं बता सकती, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? करिए, कोशिश कर यस लीजिए। मैम, उन्होंने कहा था कि जनजातियों का जो भविष्य है वह मुख्य धारा की जातियाँ हैं उनसे अलग रहने में नहीं है, बल्कि जनजातियों को मुख्य धारा में ही रहना चाहिए। और इसलिए उन्होंने जो पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व था उसका भी उन्होंने विरोध इसी संदर्भ में किया था, क्योंकि वो समझते हैं कि इससे समाज टूट सकता है और जनजातियों को मुख्य धारा में ही रहना चाहिए। गांधी जी ने जनजातियों के लिए एक शब्द का उपयोग किया था, उन्होंने किससे संबोधित किया था? सॉरी मैम, जनजातियों के लिए अभी मैम सॉरी। चलिए ठीक है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं? मैम पहला तो आर्टिकल 342 है, जिसमें परिभाषा तो नहीं कह सकते, लेकिन जनजाति वो ऐसा समूह को जो जनजातीय हैं उनके बारे में 342 में बताया गया है। आर्टिकल 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान है, और आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व, 332 में राज्यों की विधानसभा में प्रतिनिधित्व, और 243D में स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त जो आर्टिकल 15 है और 16 ये शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की बात करते हैं। अनुसूचित जनजाति की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी हुई है? मैम परिभाषा तो नहीं लिखी है, लेकिन ये जरूर लिखा है आर्टिकल 342 में कि राष्ट्रपति जिन जनजाति समुदायों को जनजाति घोषित करता है वह आर्टिकल 342 के तहत समझे जाएंगे। 342 में जो बात कर रहा है तो किसी एक और अनुच्छेद का भी तो वर्णन है ना? यस मैम। कौन सा अनुच्छेद है? सॉरी मैम, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। जनजातीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए, क्योंकि हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं ना जनजातीय अर्थव्यवस्था। यस मैम। बताइए। मैम जनजातियों की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, लेकिन वर्तमान में आधुनिकता के कारण वो अन्य कार्यों में भी संलग्न हो रहे हैं। लेकिन मुख्य जो कृषि है उनकी और क्षेत्रीय उसमें विविधता पाई जाती है। जैसे यदि हम बघेलखंड में जो जनजातियाँ हैं उनकी बात करें तो वो धान, कोदो, कुटकी जैसे फसलों को उगाते हैं, जबकि पश्चिम क्षेत्र में बात करें तो वो गेहूँ, सोयाबीन की खेती करते हैं। और यदि उत्तरी क्षेत्र में बात करें तो सहरिया जो जनजाति है मुख्य रूप से जड़ी बूटियों के संग्रह के लिए जानी जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य जनजातियाँ भी हैं जो लघु वनोपज को एकत्र करती हैं और उनके माध्यम से अपनी आजीविका चलाती हैं। और अच्छा, ये बताइए जनजातियों में एक पेज कुछ होता है, ये क्या होता है? वो पका हुआ चावल जो होता है उससे स्टार्च जो मार्ड निकलता है उसे पेज कहा जाता है। तो उसकी क्या महत्ता होती है जनजातियों के व्यावसायिक और जो उनकी डेली रूटीन है उसमें? मैम वो जैसे जनजातियों में सुबह के टाइम जो चावल बनाते हैं वो उससे मांड निकलता है, उसमें फिर उन्हें अलग से दाल या सब्जी की आवश्यकता महसूस नहीं होती। पहला रीज़न यही रहता है कि वो उसमें थोड़ा सेमी लिक्विड करके चावल को और फिर नमक मिर्च मिला करके खाते हैं। एक तो उनकी यही सोच रहती है कि अलग से हमें सब्जियां या दाल की व्यवस्था ना करनी पड़े। और दूसरा मैम ये है कि जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वह निकल जाता है, तो फिर जिसे स्टार्च वाला मतलब खाना खाना है वो जैसे बूढ़े या बच्चे हैं उनके लिए वह सेमी लिक्विड हो जाता है और फिसलन युक्त, तो बूढ़े और बच्चे खा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सॉलिड डाइट चाहिए तो वो नॉर्मल चावल खा सकते हैं। तो एक चलिए ही साथ ठीक दो है। जनजाति जो होती हैं वो दूसरी जनजातियों से यदि भिन्न हैं तो वो मारने के लिए भी आ जाती हैं, मतलब दूसरी जनजाति के लोगों को, मतलब काफ़ी हंटिंग हो जाती है, बड़ी वायलेंस हो जाती है, ऐसा क्यों? मैम वो अपनी संस्कृति को लेकर के और उनका जो उनकी जो परंपराएं हैं वो मिसमैच होती हैं कहीं ना कहीं, और उन्हें सॉरी मैम। जनजातियों के संबंध में एक विद्वान ने एक अध्ययन किया है और उन्होंने थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज के आधार पर उनको अलग अलग प्रकारों में बांटा है, समूह में बांटा है। तो कौन से विद्वान हैं और कितने समूहों में उन्होंने जनजातियों को वर्गीकृत किया है?
सॉरी मैम, मुझे लैंग्वेज के आधार पर अभी पता नहीं है, मैं एक देख लूँगी। चलिए ठीक है। जनजातियों का जो जनजाति जाति सातत्य है वो किसने दिया था? सॉरी मैम, एक बार। जनजाति जाति सातत्य एक अवधारणा है ना? यस मैम। ये अवधारणा क्या कहती है और इस अवधारणा को किस विद्वान ने दिया है? मैम, अवधारणा तो ये है कि जहाँ जाति और जनजाति का मिश्रण हो या उनकी संस्कृतियाँ आपस में टकराव होती हैं, वह जाति जनजाति सातत्य है। और मैम कॉन्सेप्ट किसने दिया अभी मैं याद नहीं कर पा रही मैम, क्षमा चलिए चाहूँगी। कोई बात नहीं। दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत पढ़े हैं? यस मैम। श्रम विभाजन का? यस मैम। दुर्खीम के श्रम विभाजन के सिद्धांत को बता दीजिए। यस मैम। मैम, जो इमाइल दुर्खीम है, उन्होंने कहा कि श्रम विभाजन एक सामाजिक घटना है जिसमें जो समूह व्यक्ति या समूह हैं उनके मध्य कार्यों का विभाजन होता है, जिससे सभी लोगों को एक विशेषज्ञ सेवाएं मिलती है, क्योंकि सभी के पार्टिकुलर एक कार्य डिसाइड हो जाते हैं। साथ ही उनमें एक दूसरे के सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर वो काम करते हैं, तो एक सामाजिक नैतिकता भी बनी होती है। और उन्होंने श्रम विभाजन में ही सामूहिक एकता का उल्लेख किया है, और उन्होंने 2 प्रकार की एकता बताई, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। और कहा यांत्रिक एकता प्राचीन समाजों में थी जहाँ पर लोग यंत्र की भांति कार्य करते थे, लेकिन सावयवी एकता आधुनिक समाज में हम देख सकते हैं जहाँ लोग अलग अलग आवश्यकताओं के लिए विभिन्न लोगों पर निर्भर हैं। ठीक है सर, ठीक है। समाज में व्याप्त वर्तमान में कौन कौन सी कुरीतियाँ हैं? सर, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बाल विवाह और सर अभी सर यही याद है। अच्छा, ये जो पूर्व में यानी प्राचीन काल में बाल विवाह का कॉन्सेप्ट क्यों आया था हमारे समाज में? सर, जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ, उस टाइम पे एक सुरक्षा का रहता था कि यदि जल्दी विवाह कर दिया जाए तो एक माता पिता का दायित्व समाप्त हो जाएगा और बेटियां या बच्चे जो हैं वह अपना जीवन शुरुआत कर सकते हैं। और साथ ही आर्थिक बोझ को कम करने के लिए भी ऐसा होता था सामान्यतः। सर यही मुझे याद नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, सामाजिक विभेद दूर करने के लिए भारतीय संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? सर, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, और सर अभी मुझे याद नहीं है, माफ़ी चाहूँगी सर। आर्टिकल 14 पढ़ा? यस सर। आर्टिकल 44 पढ़ा है? यस सर। इन दोनों में क्या अंतर है? सर, आर्टिकल 14 में लिखा है कि सामाजिक न्याय सर। अच्छा, एक समान समता और एक समान सिविल संहिता, इन दोनों में क्या अंतर है? समान सिविल संहिता में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था होती है, और समानता का अर्थ है कि जो जाति, लिंग, धर्म आधारित जो भेदभाव हैं वो नहीं होने चाहिए। नातेदारी के कुछ प्रकार बताइए। सर, प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार हैं। प्राथमिक में जो जिनसे हम प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, वो आते हैं। द्वितीयक नातेदार में हमारे प्राथमिक नातेदार के जो प्राथमिक हैं, जैसे हमारे दादाजी, चाचा जी, ये आते हैं। और तृतीयक नातेदार में जैसे हमारे द्वितीयक नातेदार के जो प्रथम होते हैं, या हम उन्हें जैसे हमारे जीजा जी, फूफा जी, मौसा जी, ये तृतीयक नातेदार में आते हैं सर। ठीक है मीरा, पूरा इंटरव्यू जा सकती हैं। थैंक यू सर। ये रोल रहती है।